तो टॉप सीमा तो थोड़ा सा ही बात है ना, हो जाएगा, फिर सीमा होने लायक हो गया माने। Enterprise strategy. Basically, focus on what is strategy. What is strategy? सब्जेक्ट में पहले फोकस किया जा रहा है कि व्हाट इज स्ट्रैटेजी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी कैसे बनाती है, वो स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे अपने को क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, और वो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हाउ वी विल सक्सीड लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस हम लोग कैसे मिलेगा। पहले स्ट्रैटेजी जानने के पहले, सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे तो कुछ क्वेश्चंस मन में आते हैं। सपोज हम अपने बारे में सोचेगा, वाई आई एम गिविंग सीमा ट्यूशंस, वाई आई एम गिविंग ट्यूशंस, वाई आई एम गिविंग इन मैंगो लेन ओनली, वाई आई एम टीचिंग सी ए सीमा एंड ऑल दैट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई बिजनेस में है, क्यों है, वैसा ही बिजनेस क्यों करती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, वो उसी जगह वो प्रोडक्ट में क्यों डील करती है। जब ये सब क्वेश्चन मन में उठाएंगे तो जरूर दिखेगा कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ने की है। मान लो हम सीमा ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो कोई कारण तो होगा ना कि लॉन्ग टर्म में मेरे को क्या करना है। मे बी हमारा समझ लो स्ट्रैटेजी कोई लिखित रिटन नहीं है, बट देयर इज सम स्ट्रैटेजी इन माइंड विच आई वॉन्ट टू अचीव इन फ्यूचर। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रिंसिपल्स पॉलिसीज बनाना चाहती है, जिससे हम लोग लॉन्ग टर्म में अचीव कर पाए। स्ट्रैटेजी इज नॉट फॉर 1 or 2 days, it is for 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. What we expect ourselves after 20 years, हम अपने आप को कहाँ देखते हैं आज से 10 साल 15 साल बाद, उसको पाने के लिए what I should be doing, that is called strategy. ये स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन में जनरली टॉप कॉर्पोरेट्स, मतलब जो लोग कंपनी को कंट्रोल करते हैं, प्रमोटर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओज, ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे उनको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे दे हैव टू थिंक अबाउट ऑल दी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर नहीं, ये वर्ड जो कि पूरा सब्जेक्ट में शुरू से लेकर एंड तक यूज होता है। स्टेक होल्डर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई भी कंपनी में कि 3 तरह के स्टेक होल्डर होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड कनेक्टेड। इंटरनल स्टेक होल्डर मतलब पहला एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। एम्प्लॉइज की क्या इच्छा है, एम्प्लॉइज की इच्छा है काम करना कम पड़े, समय कम हो, पैसा ज़्यादा मिले, ये एम्प्लॉय की इच्छा है। लेकिन सब होता नहीं है। अब हमारे यहाँ स्टाफ बोलेंगे हम सुबह 6 बजे नहीं आएगा, हम रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, हम जल्दी चला जाएगा, काम मेरे को कम दीजिए। ये एम्प्लॉय चाहता है जॉब सेटिस्फैक्शन, प्रॉपर रेम्युनरेशन, दैट द वांट ऑफ द एम्प्लॉयज। दे आर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एम्प्लॉय के अलावा अगर कॉर्पोरेट लेवल पे बात करेंगे, जो टॉप मैनेजर्स है उनका भी इच्छा है कि कंपनी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेम्युनरेशन दे। एक्सटर्नल मतलब, एक्सटर्नल वी कैन से शेयर होल्डर बोल सकते हैं, शेयर होल्डर के अलावा गवर्नमेंट को भी एक्सटर्नल बोल सकते हैं। अपने ऐसा बोल रहे हैं कि जो शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी से क्या चाहिए, डिविडेंड, प्राइस ग्रोथ, शेयर का दाम बढ़े, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। ध्यान देंगे तो शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव से कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय चाहता है पैसा बेसी मिले, काम कम करना पड़े। एम्प्लॉय चाहता है कि हमको बढ़िया रेम्युनरेशन मिले, जॉब सेटिस्फैक्शन मिले। शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट, डिविडेंड मिले, कैश फ्लो ज़्यादा कमाए कंपनी। तो अगर एम्प्लॉय को सोचेंगे शेयर होल्डर का गड़बड़ होगा, शेयर होल्डर को सोचेंगे एम्प्लॉय का गड़बड़ होगा। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनी टैक्स वगैरह पे करे। गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनी सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे। मान लीजिए इनकम टैक्स है, कंपनी लॉ है, या और जितने भी लॉज है, ये सब लॉ को कंपनी फॉलो करे, ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे। अगर कनेक्टेड की बात करते हैं, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स, कनेक्टेड मीन्स सप्लायर्स, कस्टमर्स। सप्लायर्स क्या चाहते हैं कि कंपनी हमको जल्दी से पे करे, देरी ना करे। कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कस्टमर चाहते हैं हमको बढ़िया सामान मिले, कम से कम पैसा लगे, क्वालिटी गुड्स मिले। जो जनरल पब्लिक है वो क्या चाहती है,
जनरल पब्लिक अगर ऐसे बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी जनरल पब्लिक भी कंपनी को प्रॉब्लम देती है। मतलब सपोज हम लोग कोई जगह कोई प्लांट बैठाएंगे, लेकिन वो प्लांट वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हम लोग को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो प्लांट वहाँ बैठने से कुछ पॉल्यूशन होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होगी। तो जो जनरल पब्लिक है वहाँ उस एरिया की, वो बोल रही है आपको प्लांट बैठाने नहीं देंगे। तो हम लोग वो प्लांट नहीं बैठा पाए बिकॉज ऑफ द ओपोजिशन फेस्ड बाय द जनरल पब्लिक। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्शन केवल शेयर होल्डर से नहीं है, केवल शेयर होल्डर के बारे में नहीं सोचना है। ऑर्गेनाइजेशन को हर एक स्टेक होल्डर के बारे में सोचना है। सप्लायर्स के बारे में सोचना है, कस्टमर के बारे में सोचना है, पब्लिक के बारे में सोचना है, एक्सटर्नल शेयर होल्डर के बारे में सोचना है, गवर्नमेंट के बारे में सोचना है, इंटरनल एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बारे में सोचना है। और हर एक दूसरा का जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अगर कस्टमर को चाहिए कि कम से कम पैसा में बढ़िया से बढ़िया सामान मिले, और उधर इंप्लॉय को चाहिए कि हमको ज्यादा पैसा मिले, तो दोनों चीज कैसे होगा? शेयर होल्डर को चाहिए ज्यादा प्रॉफिट मिले, कैसे होएगा? यानी कि एक दूसरा स्टेक होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे स्टेक होल्डर से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को इन सब के बारे में सोचना पड़ता है। और जब कोई भी डिसीजन लेते हैं, हर एक स्टेक होल्डर बराबर अफेक्टेड नहीं होते। कोई पर्टिकुलर डिसीजन के लिए कोई स्टेक होल्डर ज्यादा अफेक्टेड है, दूसरा स्टेक होल्डर कमती अफेक्टेड है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे ये डिसीजन से कौन सा स्टेक होल्डर है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा। उसके बारे में मेरे को डिसीजंस लेना है, कैसे हम क्या करें जिससे कि उसको अफेक्ट कम हो, उसको प्रॉब्लम ना हो। यानी कि पूरा स्ट्रैटेजी ये सोच के बनाना है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको सेटिस्फाई करना है। स्ट्रैटेजी ये सोच के बनाना है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसी को बेसिस पे हम आगे बढ़ पाएंगे। जो मेरे पास नहीं है उसके बेसिस पे अगर मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा भी तो मैं सक्सीड नहीं कर पाऊंगा। स्ट्रैटेजी इस तरह से बनानी है कि मेरे को कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, कौन से मार्केट में जाना है, क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, कंपटीटर से कंपीट कैसे करना है, कंपटीटर किस चीज में आगे है, मैं किस चीज में पीछे हूं, क्या स्ट्रेंथ मेरे में है, क्या वीकनेसेस अपने में है, मार्केट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपने को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, ये सारी चीजों को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। ये स्ट्रैटेजी जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली फ्रेम करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को देखा गया लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा होता है, बिकॉज दे हैव देयर प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान्ड बिफोर द एक्चुअल इवेंट अराइजेस। मान लो मार्केट में टेक्नोलॉजिकल वगैरह सभी चेंज होते ही रहते हैं, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले से रेडी है उस टेक्नोलॉजिकल चेंज को फेस करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करने के लिए, देन ऑर्गेनाइजेशन कैन जनरेट या कैन सेटिस्फाई देयर स्टेक होल्डर्स इन मच बेटर वे एज कंपेयर टू अदर्स। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। ऐसा बोलते हैं स्ट्रैटेजी दो तरह से बनती है, एक है रैशनल अप्रोच, एक है इमर्जेंट अप्रोच। रैशनल अप्रोच मतलब होता है सब चीज एकदम सिस्टम में सोचा जाए कि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पहले क्या सोचना है, फिर बाद में, फिर क्या, सिस्टम। और इमर्जेंट अप्रोच ऐसा सोचता है कि स्ट्रैटेजी अगर हम ऐसे बना भी ले, पहले ये करेंगे फिर बाद में ऐसे फिर ऐसे, बोले जिंदगी ऐसे होती नहीं है कि आप फर्स्ट ये करेंगे, कोई भी चीज कुछ भी अराइज हो सकता है। तो इमर्जेंट अप्रोच ऐसा बोलता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो लोग बगैर स्ट्रैटेजी बनाए भी जब सिचुएशन फेस करते हैं उस समय उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं और फिर भी वो लोग सक्सेस पाते हैं। तो जब उनका पास्ट एक्सपीरियंस है कि कोई स्ट्रैटेजी बनाए बगैर अपने जो सिचुएशन जब अराइज हुई उसके अकॉर्डिंगली उसी समय एक्ट करके सक्सेस मिल रहा है, तो पास्ट में सक्सेस मिला है तो फ्यूचर में क्यों नहीं मिलेगा। अब सपोज कोई स्टूडेंट बोलेगा कि हम डेली नहीं पढ़ेंगे, हम एग्जाम के दिन भी पढ़ेंगे, लेकिन पास तो हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको लगेगा कि पहले हुआ था तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन कोई जन सोचेगा हम प्लानिंग करके पढ़ेंगे, हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे और फिर एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करके एग्जाम देंगे। एक बात सोचना, मान लो आप भी पास हुए, ये भी पास हुए, लेकिन कॉन्फिडेंस क्या था पास होने का, या एग्जाम के बाद क्या था? वही बात है कि इफ यू प्रिपेयर स्ट्रैटेजीज। आज हम लोग स्ट्रैटेजी क्या बनाए कि फर्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस लिखे कि E3 P3 E3 के अंदर क्या क्या है, कौन सा चीज पहले पढ़ेंगे, कौन सा बाद में पढ़ेंगे, कौन सा दिन ट्यूशन करेंगे। एक स्ट्रैटेजी तो था ना। अपने यही तो सोच रहे हैं कि अपने को 4 महीना 5 महीना में जो भी टाइम बाकी है सिलेबस कंप्लीट करके बढ़िया से पेपर के साथ एग्जाम देना है। अपने 1 घंटा वो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे, लिखे भी उसको। तो अगर वो स्ट्रैटेजी हम बना चुके हैं उससे आगे बढ़ने में हमको सुविधा हो रही है ना। अगर वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाते
देन सक्सेस मिलने की चांसेस कम है। तो नॉर्मली लोग रैशनल अप्रोच को ही मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जिन लोग को सिस्टम में चलने अच्छा नहीं लगता है, जिन लोग को बगैर सिस्टम ही अच्छा लगता है, उनको हम लोग बोलते हैं दे फॉलो इमरजेंट अप्रोच। जब कोई प्रॉब्लम इमर्ज होगी तब अपने उसके लिए एक्ट करेंगे, अपने पहले से उसके लिए तैयार नहीं होंगे। इनका क्या है, इनको लगता है कि जीवन में जब भी कुछ अपने अच्छा हुआ खराब हुआ तो वो कोई बोल के थोड़ी ना हुआ था कि आज ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है। बोला कोई भी इवेंट अराइज होती है वो तो अपने आप अराइज होती है ना, तो जब अपने आप अराइज होती है तो अपने उसके ऊपर एक्ट करके सक्सेस तो पाते ही हैं। तो बोलता आज तक जब हम इवेंट अराइज हुई तब सक्सेस सीधा सीधी मिला था, तो अब हम प्लानिंग क्यों करें, अब हम स्ट्रेटेजी क्यों बनाएं, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम है सोचने वाले। जनरली लोग ऐसा ही सोचते हैं कि रैशनली हमको बिहेव करना चाहिए, हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे अगर ले जाना है तो मैं 2 दिन में नहीं सोच सकता हूं, मेरे को कंटिन्यूअस प्लानिंग करना होगा। कौन से एरिया में मैं पीछे हूं, कौन सा प्रोडक्ट मैं ऑफर नहीं कर रहा हूं, कौन से मार्केट में मैं नहीं हूं, मेरे कंपटीटर क्या चीज ऑफर कर रहे हैं जो मैं ऑफर नहीं कर रहा हूं, किस तरह से इन चीजों को ध्यान देकर आगे बढ़ेंगे। और नॉर्मली ये जितना भी E1 E2 E3 है अपने CA CW ये सब में नहीं पढ़ते हैं, ये केवल MBA कोर्सेस में पढ़ाए जाते हैं। दिस स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, मान लो MBA फ्रॉम IIM कर रहे हैं, बिगर माने बेटर MBA इंस्टीट्यूट में इन सब के बारे में खाली नॉलेज दिया जाता है। तो आज अगर हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, मैनेजरियल लेवल पे या स्ट्रेटेजिक लेवल पे, तो अपने को स्ट्रेटेजी बनाना आना चाहिए। स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे ले जाया जाता है। आज हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमको वो लोग जॉब में रख रहे हैं, तो अगर वो लोग जॉब में रख रहे हैं तो वो लोग हमसे क्या चाहते हैं, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। वो लोग वो स्ट्रैटेजी बना के ही हमको अपॉइंट कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजर्स लोग होते हैं, वो स्ट्रैटेजी वो लोग कम्युनिकेट करते हैं जो लोग डे टू डे काम करेंगे, और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। वो लोग डे टू डे बातों में ध्यान नहीं देते कि क्या करना चाहिए, कौन सा नया बिजनेस करना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो सके लॉन्ग टर्म में। तो दोज स्ट्रैटेजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे शुड बी प्रिपेयर्ड एंड अकॉर्डिंगली वी शुड एक्ट, because they are not prepared for one day, they are prepared for long term period 5 10 15 years। जो ऑर्गेनाइजेशन ने पास्ट के बेसिस पे पहले से ही फोरकास्ट किया था फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, देन दे विल बी एबल टू एक्ट प्रॉपर इन फ्यूचर। जैसे सपोज हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एनर्जी का सोर्स वर्ल्ड में क्या है, पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल, या एनर्जी का सोर्स वाटर भी है, वाटर से भी एनर्जी वगैरह मिल रही है, या गैस है। लेकिन गैस तो पेट्रोल और डीजल से ही बनते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल डीजल गैस वगैरह क्रिएट हो रहे हैं। और या एनर्जी का सोर्स हुआ कोल और या वाटर। लेकिन आज गाड़ी अगर चला रहे हैं तो पानी से तो नहीं चलेगा, पेट्रोल डीजल चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि आज से 30 से 35 ईयर्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली पेट्रोल वगैरह क्रूड ऑयल का बहुत कमी हो जाएगा, बिकॉज जिस कंट्री के पास क्रूड ऑयल वगैरह है वो लोग भी तो उसको कंटिन्यूसली यूज करते जा रहे हैं ना। तो मान लीजिए जितने भी क्रूड ऑयल में कंपनी है, BPCL, HPCL और वर्ल्ड में भी कॉर्पोरेट्स हैं, उन लोग को उसके लिए प्लानिंग करना है कि आज से 20 साल बाद जब मान लीजिए क्रूड ऑयल बहुत कम अवेलेबल होगा तो अपने कैसे मार्केट में एक्ट करेंगे, कहां से मिलेगा, हाउ टू एक्ट, हाउ टू बिहेव अगेंस्ट दैट। तो उसके लिए अपने न्यूज वगैरह में नहीं देखते हैं कि गाड़ी बंद कर दीजिए सिग्नल पे जिससे कि पेट्रोल कंजम्पशन ना हो, बिकॉज चीज बना नहीं सकते हैं ना, वो तो है तो मिलेगा। कोल वगैरह ये तो अनगिनत नहीं है ना। हाँ, सर्च करना पड़ेगा कि फ्यूचर में कहीं और भी क्रूड ऑयल मिल जाए, दैट इज अदर थिंग। अपने को उसके लिए प्लान करना है कि जो कंट्रीज जैसे US है, सऊदी अरेबिया है, वो लोग फ्यूचर में आज से 15-20 साल बाद क्रूड ऑयल क्या दाम पे बेचने वाले हैं, उनकी पॉलिसी क्या होगी। बिकॉज अगर कमी है तो वो लोग सोचेंगे हम इसी कंट्री को केवल डिलीवरी देंगे, दूसरे कंट्री को नहीं देंगे, क्या दाम होगा। उसके लिए आज से हम क्या प्लानिंग करें, उस दिन अराइज होगा उसी दिन प्लानिंग करेंगे नहीं हो सकते, मेरे को आज से प्लानिंग करना होगा। इफ वी डोंट फोरकास्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर एंड अकॉर्डिंगली वी डोंट प्लान अवर फ्यूचर, देन इन दैट केस सक्सेस इज माने चांस है कि सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर सक्सेस मिलनी है, अगर कॉम्पिटिटिव बनना है तो हमको फ्यूचर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना होगा, मस्ट है। वो किस तरह से करेंगे ये सब्जेक्ट हमें बताते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे बनाते हैं और कैसे उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके सक्सेस पाते हैं,
उसको अपने बोलते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। बहुत सारा अलग अलग एरियाज है, एक एरिया को लेकर रैशनल अप्रोच को लेकर पूरा सब्जेक्ट बनाया गया। रैशनल अप्रोच मतलब आपको स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे क्या क्या स्टेप फॉलो करने, वो एक एक स्टेप को लेकर एक एक टॉपिक रहता है। एक स्टेप है एक टॉपिक, दूसरा स्टेप दूसरा टॉपिक, कोई कोई स्टेप के अंदर दो दो टॉपिक भी। मतलब जब वो रैशनल अप्रोच पूरा कंप्लीट करते हैं तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है कि वन बाय वन रैशनल अप्रोच के अंदर क्या स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या क्या स्टेप अपने फॉलो करते हैं, उनको अगर फोकस करेंगे तो अपने आप पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और एक एरिया भी पता रहेगा ना कि अब ये पढ़े थे, अब ये वाला एरिया बाकी है, इसको पढ़ना है। तो रैशनल अप्रोच क्या बोलता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को पहले अपना मिशन और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना चाहिए। मिशन और ऑब्जेक्टिव्स माने हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक मिशन स्टेटमेंट होती है। मिशन स्टेटमेंट मे बी ऑफ 3-4 लाइन्स एंड मे एक्सटेंड टू 1 पेज। 3-4 लाइन से लेकर एक पन्ने तक मिशन स्टेटमेंट होती है। सराफ गुरुकुल का कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट आपको उसके वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गूगल सर्च करेंगे, फिर लिखेंगे मिशन स्टेटमेंट ऑफ दिस, खुल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिशन स्टेटमेंट ऑफ कोको कोला, कोको कोला कंपनी का मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, वी वांट टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ ड्रिंक विच व्हेन द पीपल विल बी हैविंग दे विल फील जॉय, उनको अच्छा लगे, दे फील एनर्जेटिक, दे फील ऑप्टिमिस्टिक, मतलब उनको अच्छा लगे, सोच अच्छी जगह हो। अब कोको कोला लेने से ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं है, कंपनी का तो ये मिशन लिखा हुआ है कि अपने को ड्रिंक्स माने जो भी ये टाइप का ड्रिंक्स है इसमें कस्टमर को अपने को सेटिस्फाई करना है इन सब एरिया में, उसको पी के। अब एनर्जी तो कोई भी ड्रिंक पीने से आएगा बिकॉज शुगर है, शुगर गिव्स एनर्जी, तो वो अलग बात है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक व्यू लाना है। ये सब समझ लो नोकिया कंपनी है, नोकिया कंपनी का स्ट्रैटेजी है कि हमको नया नया प्रोडक्ट, नया टाइप का मोबाइल डेवलप करना है जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, जिससे कंपनी की रेवेन्यू इनकम बढ़े। फॉर द टाइम बिंग नोकिया इज बैकवर्ड एज कंपेयर टू सैमसंग, बिकॉज वो लोग इतना बढ़िया बढ़िया, माने नोकिया हमारा नॉर्मली समझ लो नोकिया के अंदर ब्लैकबेरी कोई नहीं लेता आजकल, मार्केट में बहुत सारा दुकान में तो बिकना बंद हो गया है कि भाई ब्लैकबेरी नहीं बेचना हमको। बोलने का मतलब ये हुआ कि नोकिया अभी पीछे है, बट नोकिया इज ऑलरेडी एक्वायर्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट नोकिया को एक्वायर कर चुका है, तो ऑब्वियसली कुछ उसने स्ट्रेटेजी बनाई होगी ना आगे के लिए। 2013 में एक्वायर किया, 2014-15 में ऑब्वियसली वो उसको एक्वायर करके कुछ ना कुछ करने वाला है। बोले ये पहला पेज नहीं देना था दादा, फर्स्ट पेज उड़ी दे, एकांत के दिन। तो अपने ऐसा बोल रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जनरली एक मिशन स्टेटमेंट है। मिशन मतलब आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से कस्टमर को क्या देना चाहते हो, कस्टमर को जो चाहिए आप उसके लिए क्या करना चाहते हो, एक पेज में एक 2-4 लाइन में हम लोग बताते हैं। मिशन स्टेटमेंट के बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स। वो जो मिशन आपका है उसको पूरा करने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव्स। नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। वो मिशन और ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए, वो मिशन और ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू कंडक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल एनालिसिस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या क्या वीकनेसेस है। स्ट्रेंथ्स आपको स्ट्रेंथ करेज देता है कि आप ये सब काम कर सकते हैं, वीकनेस आपको डर देता है कि ये चीज का कमी है मेरे में, इससे फ्यूचर में मेरे को गड़बड़ हो सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को खुद के अंदर पता लगाना है कि इंटरनली क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या क्या वीकनेसेस है। और एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। एक्सटर्नल एनालिसिस करने से हमें पता चलता है कि मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन से मेरे एरिया में पोर्शंस है जिनको मैं टारगेट कर सकता हूं, और मार्केट में क्या क्या चीज से थ्रेट्स है जिसके लिए मेरे को बचने का उपाय करना है। मान लो हम लोग बोलेंगे कि इंडिया में कंपनीज एक्ट चेंज हो रहा है, देयर आर मेनी थिंग्स विच न्यू क्लॉज हैज बीन एडेड। हर एक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक जैसा बना दिए, दुनिया भर का झमेला है। पहले देखते थे हर दिन 100 कंपनी खुलता था,
मार्च आता था ना, तो 31 मार्च के दिन करीब 5,000 10,000 कंपनी खुलता था एक एक जगह। माने कोलकाता में अलग, दिल्ली में अलग। अब इस बार एक कंपनी में नहीं खुलेगा, बिकॉज कंपनी के लिए जितना कहानी कर दी है, आदमी सोचेगा इंडिविजुअल बिजनेस ही ठीक है, कंपनी में कोई नहीं जाएगा। बिकॉज नाउ प्राइवेट कंपनी इज नॉट नो मोर अ प्राइवेट कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट टेक लोन फ्रॉम एनीबडी, कैन नॉट गिव लोन टू एनीबडी, कैन नॉट टेक मनी वगैरह। दुनिया जो कच्चा पक्का करते थे सब खत्म। तो नॉर्मली ये रेगुलेटरी जो चेंजेस हुआ, वो रेगुलेटरी चेंजेस से मार्केट में अफेक्ट आया। हो सकता है लोगों को थ्रेट्स, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेट्स। मान लो कोई बिजनेस अपने कर रहे हैं, उस बिजनेस के बारे में कोई रेगुलेटरी चेंजेस आ गया, उससे अपने को डर है, तो थ्रेट्स के लिए पहले से प्लानिंग करना होगा। मार्केट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अच्छा क्या होने वाला है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो सकता है। मान लो हम बोलेगा कि आई कैन प्रोवाइड डायरेक्ट टू होम क्लासेस, व्हाई? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ आई कैन प्रिपेयर वेबसाइट थ्रू विच द स्टूडेंट कैन डू क्लासेस आउटसाइड, दैट इज अपॉर्चुनिटीज विच आई कैन ग्रास्प। तो आपको पहले से फोर्स ही करना होगा ना कि मार्केट में आपके बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या थ्रेट्स है। हम लोग इंटरनल एनालिसिस से जो स्ट्रेंथ है, जो अपना स्ट्रेंथ है, उससे अपॉर्चुनिटीज को मिलाएंगे। मतलब स्ट्रेंथ से अगर अपॉर्चुनिटी को मिलाएंगे ज्यादा फायदा होगा। जिस चीज में हम बेस्ट है और वही चीज का मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, तो हम अपना स्ट्रेंथ को अगर उससे मिलाएं, ऑब्वियसली मेरे को ज्यादा फायदा होगा। और मेरे को ऑलवेज चेष्टा करनी चाहिए कि जो मेरा वीकनेस है उसी के कारण मेरे को डर होता है, वीकनेस के कारण ही थ्रेट्स अराइज होते हैं। तो आई शुड ऑलवेज ट्राई टू रिमूव माई वीकनेसेस। जो वीकनेसेस है वो खत्म हो जाए, जिससे जो डर है वो हट जाए। डर हटाने के लिए वीकनेसेस को हटाना पड़ता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, विच इज टर्म्ड एज स्वॉट एनालिसिस। तो एक टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स और मिशन के बारे में, दूसरा टॉपिक है इंटरनल एनालिसिस के बारे में, तीसरा टॉपिक है एक्सटर्नल एनालिसिस के बारे में, चौथा टॉपिक है स्ट्रैटेजिक चॉइस। स्ट्रैटेजिक चॉइस का मतलब होता है आपको अगर मार्केट में कंपीट करना है, कैसे, हाउ टू कंपीट इन द मार्केट। बोल रहे कंपीट करने के लिए दो तरह के उपाय होते हैं, या तो कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उसका एक्सपेंडिचर आपके कंपीटिटर से कम होगा। आपका कॉस्ट के कारण आप अपने कंपीटिटर से आगे निकल पाओगे। यू विल बी प्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट अ लोअर कॉस्ट देन योर कंपीटिटर। वो ऐसा चीज होता है जिसमें हम लोग ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं सोच सकते। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो हमको अगर अपने कंपीटिटर से आगे निकलना है तो आई हैव टू माने कंट्रोल माई एक्सपेंडिचर कॉस्ट। और अगर हम लोग कॉस्ट के लीडरशिप नहीं सोचते हैं तो वी कैन थिंक अबाउट डिफरेंशिएशन, हाउ माई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन बी डिफरेंशिएटेड एज कंपेयर टू माई कंपीटिटर्स। मतलब मेरा प्रोडक्ट कस्टमर पहले लेता है एज कंपेयर टू माई कंपीटिटर्स। क्यों? इसका मतलब कुछ तो विशेषताएं होंगी जिसके कारण आई कैन चार्ज प्रीमियम प्राइस, हम उससे ज्यादा दाम चार्ज कर सकते हैं। या अगर हम वही दाम चार्ज भी करते हैं, सिंस हमारा बढ़िया है तो क्वांटिटी ज्यादा बिकेगा। तो अपने या तो कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन, दोनों में से कौन सा स्ट्रेटेजी के थ्रू आगे बढ़ेंगे। और ये जिसके थ्रू भी आगे बढ़ेंगे, इसमें अपने ये सोचेंगे कि वेदर वी विल टारगेट द सेम मार्केट और वेदर वी विल टारगेट अ न्यू मार्केट, वेदर वी विल बी सेलिंग द सेम प्रोडक्ट और वेदर वी विल डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, जिनको अपने नाम देते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है यू विल रिमेन इन द सेम मार्केट एंड यू विल बी सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, बिकॉज मार्केट में उसी प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। अभी आप मार्केट को एक्वायर नहीं कर पाए हो तो आपको अपना एग्जिस्टिंग मार्केट में ही अपना प्रोडक्ट से आगे बढ़ना है। दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है आप जो प्रोडक्ट जिस मार्केट में बेच रहे हो, मार्केट सैचुरेट हो चुका है, अब आपको प्रोडक्ट दूसरे मार्केट में ले जाके बेचना होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं मार्केट डेवलपमेंट, नया नया मार्केट डेवलप करना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप जिस मार्केट में हो वो मार्केट में जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल खत्म हो चुकी है। अब प्रोडक्ट वो कस्टमर को नहीं चाहिए, तो आपको उस मार्केट में अब क्या करना होगा,
नया प्रोडक्ट लेके आना होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और या डाइवर्सिफिकेशन, हम जिस मार्केट में है वो मार्केट भी सैचुरेटेड है, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका लाइफ साइकिल भी खत्म हो चुका है, तो मेरे को नया मार्केट नया प्रोडक्ट दोनों चीज ही नया सोचना है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। मतलब पहले आपका मतलब हुआ कि आप कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन, इन दोनों में से किसके थ्रू अपना स्ट्रैटेजिक आगे बढ़ाओगे। और दूसरा हुआ आप मार्केट में वही प्रोडक्ट बेचोगे, वही मार्केट में रहोगे, नया प्रोडक्ट लाओगे, नई मार्केट में जाओगे, क्या करोगे। डेवलपमेंट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्ट्रैटेजिक चॉइस करोगे कैसे। हाउ मतलब हुआ कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। वेयर मतलब हुआ मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। और बाय विच मीन्स का मतलब हुआ वेदर एक्सपेंशन करने के लिए ऑर्गेनिक ग्रोथ में जाएंगे कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब प्लांट मशीनरी ये सब बैठाएंगे कि अपने एक्विजिशंस करेंगे, मर्जर्स, एक्विजिशंस, फ्रेंचाइजी, एजेंट, लाइसेंसिंग, बिकॉज इन सब में अपने को प्लांट मशीनरी नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी सामान बिक्री लगेगा। तो अपने आगे बढ़ने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी लगाएंगे वो ऑर्गेनिक होगी कि इनऑर्गेनिक होगी, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक चॉइस। स्ट्रैटेजिक चॉइस इंक्लूड्स 3 एस्पेक्ट्स। पहला आपको ये सोचना है कैसे आगे बढ़ोगे, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। दूसरा वेयर मींस विच मार्केट, विच प्रोडक्ट। और तीसरा बाय व्हाट मींस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक चॉइस, अ सेपरेट टॉपिक। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने कॉस्ट लीडरशिप करना है कि डिफरेंशिएशन करना है, कैसे बढ़ना है, मार्केट पेनिट्रेट करना है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या करना है डिसाइड कर लिया। यानी कि मैंने स्ट्रैटेजी डिसाइड कर ली है, मैं ये करूंगा, चॉइस कर ली है। जो आपने चॉइस किया है, स्ट्रैटेजिक चॉइस जो आपने की है, वो स्ट्रैटेजिक चॉइस के बेसिस पे आप उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना चाहते हो। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है जो हम लोग E2 के अंदर पढ़ते थे, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। आपने डिसाइड कर लिया कि ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ये मार्केट में जाएंगे, तो वो इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना समय पे, जिसमें टाइम और कॉस्ट ओवररन नहीं हो। तो इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे बजटिंग, टाइमिंग, कॉस्ट, सारी चीजों को देखना पड़ता है कैसे ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए। और इंप्लीमेंटेशन होने के बाद रिव्यू एंड ऑडिट, कि जब आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो गया तब आपको ये देखना है कि क्या वो डिजायर्ड रिजल्ट हमें दे रहा है। अगर वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहे तो क्या दूसरा चीज करें, क्या चेंजेस लाएं, दैट इज कॉल्ड रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। मतलब रैशनल अप्रोच सेज दैट द फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन। मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करो, ऑब्जेक्टिव सेट करो। दूसरा बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस करो। तीसरा एक्सटर्नल एनालिसिस करो। चौथा स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, क्या ऑप्शंस है, क्या क्या स्ट्रेटेजी आप आगे ले जाओगे, उनको ध्यान करो। पांचवा जो स्ट्रेटेजिक चॉइस आपने चुन ली है, जो चॉइस की है, उनको इंप्लीमेंट करो। और इंप्लीमेंट करने के बाद आखिरी स्टेप है उनको रिव्यू, ऑडिटिंग वगैरह करके क्या चेंजेस लाना है वो सोचो, मॉनिटर वगैरह करके। दैट इज कॉल्ड रैशनल अप्रोच टू स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। ये जो 1 by 1 सिस्टम बात कर रहे हैं, कुछ कुछ लोगों को ये सिस्टम ही अच्छा नहीं लगता, बिकॉज बोलता है ऐसे जिंदगी थोड़ी ना होता है, ऐसे करो वैसे करो, जीवन में ऐसे थोड़ी ना होता। बोलता है जीवन में तो हर इवेंट अचानक से आता है। तो बोलता है जब अचानक से आता है तो अपने उसको फेस करते हैं कि नहीं, और आज तक तो फेस कर ही रहे हैं। तो बोलता क्या होगा ऐसे सोचकर, जब आज तक किए थे वैसे ही आगे भी बढ़ेंगे। तो इमरजेंट वाले लोग कोई स्ट्रेटेजी बनाने में बिलीव नहीं करते हैं। इमरजेंट वाले सोचते हैं जब जो इवेंट राइज होगी अपने उसके लिए उसी समय काम करके फेस करेंगे। उनका सोचना ऐसा है कि कोई स्ट्रेटेजी बनाने से कोई लाभ नहीं। लेकिन पास्ट अगर एक्चुअली एनालाइज किया जाए तो अपने को बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जिनमें अपने को दिखेगा स्ट्रेटेजी बना के रखे थे इसलिए फायदा हुआ, स्ट्रेटेजी नहीं बनाते तो गड़बड़ होता। सपोज हम बोलेगा, एक एग्जांपल दे रहे, आज से राउंड अबाउट 5 years पहले CFA, इंडियन CFA ट्यूशंस माने बंद हो गया था और हम लोग खाली इंडियन CFA ट्यूशन पढ़ाता था। अब जो ऑलरेडी इनरोल किया हुआ या हम पढ़ा रहे हैं तो वो तो नॉर्मली CFA पढ़ेगा, समझ लो 1.5-2 साल, लेकिन उसके बाद तो कोई CFA नहीं पढ़ेगा एप्लाइड। तो जैसे समझ लीजिए रेगुलेशंस आया, हम लोग सोचे अब थोड़ा CA में ज़्यादा ध्यान देते हैं, चलिए CA पढ़ाने लग गए। लेकिन कोई गारंटी है क्या कि वेदर CA विल बी देयर फॉर एवर?
आई एम नॉट सेइंग, बिकॉज नॉर्मली समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है,